नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका अवसर में। मैं हूं आपके साथ कंचन। आपका अवसर में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और होनहार अधिकारी। जी हां, आपको हम आपका अवसर में हमेशा मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिनके सिर पर जिम्मेदारियां होती हैं जनता की, यानी समाज और सरकार को एक साथ लेकर चलने की। तो आज हमारे इस खास शो में हमारे मेहमान हैं गुरुग्राम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डॉक्टर शिव सिंह रावत जी। चलिए मिलकर पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही डॉक्टर शिव, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लगभग 24 साल आपको हो चुके हैं, लगभग 24 सालों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह का सफर रहा आपका? इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने 98 में ज्वाइन किया था और तब से मैं लगभग गुड़गांव ही रहा हूँ। बीच बीच में कुछ बदलियाँ हुई हैं, लेकिन जो गुड़गांव में जो मेरा सफ़र रहा है, हमने एक बड़ी अच्छी शुरुआत करी थी 2000 के आसपास। जो यहाँ का गंदा पानी बह के आपके नजफगढ़ साइड में चला जाता था, उसको हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो इनका वेस्ट वाटर जा रहा है उसको ट्रीट करके, हुड्डा होता था उस टाइम, हुड्डा डिपार्टमेंट, तो उस पानी को हम झज्जर की तरफ लेके गए और उस पानी का यह असर हुआ कि जो पानी वेस्ट जा रहा था उसको रीयूज किया एग्रीकल्चर के लिए। और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट गुड़गांव के लिए और झज्जर के लिए रहा। ये एक बहुत बड़ा उस टाइम का चैलेंज भी था, क्योंकि ये जहाँ ये हमारा एसटीपी चैनल बनाई थी हमने, वहाँ 7 से 8 फुट पानी, गंदा पानी खड़ा हुआ था, गाद कहते हैं जिसे वो खड़ी हुई थी। तो उसको दूर करके और उसको चैनलाइज करके उस पानी को हम झज्जर ले गए, जहाँ के किसानों ने उस पानी को यूज़ किया और वहाँ एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को। ये एक मेरे इस 24 साल का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। दूसरी जो मैं अचीवमेंट मानता हूँ कि गुड़गांव में क्योंकि एग्रीकल्चर कम है, ड्रिंकिंग वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर पहले एक GWS चैनल बनी थी 90s में, उसकी कैपेसिटी कम थी। तो एक चैलेंज आया कि भाई पानी को कैसे ऑगमेंट करें गुड़गांव के लिए, क्योंकि गुड़गांव एक इमर्जिंग सिटी डेवलप हो रहा था, मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलप हो रहा था। तो एक NCR वाटर सप्लाई चैनल करके एक चैनल बनाई हमने, जिसका पूरा सर्वे, उसका एस्टिमेट, उसका कंस्ट्रक्शन के सारे काम में मैं शुरू से ही एज SDO था उस टाइम में, फिर एक्शन भी रहा बीच में। तो उस सफ़र को, उस प्रोजेक्ट को इस तरह से हमने कंप्लीट किया और आज पूरे गुड़गांव में इंक्लूडिंग सोहना, इंक्लूडिंग मेवात का कुछ एरिया, पानी की कोई समस्या पीने की नहीं है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ये फायदा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला, क्योंकि कहते हैं कि पीने का पानी आप ही की तरफ से, ये पूरी एक प्रोसेस जो है वो आप ही की तरफ से पूरे गुरुग्राम में चलती है। जिस तरह से ये पूरा सफर रहा, इस सफर में कई बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी, तो उन बड़ी चुनौतियों को किस तरह से सामना किया? बड़ी चुनौती ये होती है कि जब आप नया कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें लैंड एक्विजिशन करानी पड़ती है। जैसे NCR का था, उसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते थे, सोनीपत, झज्जर, रोहतक और गुड़गांव। तो लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा चैलेंज होता है और उसमें तरह तरह की हमें दिक्कतें आई, लेकिन पूरी टीम के साथ, अपने सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर उन चीज़ों को हमने बखूबी टाइम से पहले करने की कोशिश करी, जिसमें जिला प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मतलब जिला प्रशासन गुड़गांव का ही नहीं, झज्जर का, सोनीपत का, आपके रोहतक का, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा और उसकी वजह से हम टाइम से उस प्रोजेक्ट को कर पाए और उस वजह से गुड़गांव में पानी की कोई समस्या पीने की किसी भी तरह की नहीं है। जिस तरह से बात करें अगर आपकी स्कूलिंग की, तो कहाँ से आपने पढ़ाई की, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरी स्कूलिंग, मेरा गाँव है बहीन, पलवल जिले में, और ये गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है। हमारे पूर्वज रहे दादा कान्हा, उन्होंने जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का एक इशू चल रहा था औरंगजेब के टाइम पर, उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आस्था का विषय है, उसको जबरदस्ती आप नहीं बदल सकते। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ का ये असर हुआ कि जो जबरदस्ती ये चीज़ें हो रही थी वो रुक गई और पलवल, आगरा, मुतरा और ये इधर का एरिया ये पूरा इंटैक्ट रहा। तो हम उस ऐसी वीरभूमि से मेरा जन्म हुआ, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और गांव की गलियों में, गांव के स्कूल में, खेतों की पगडंडियों पे हमारा जो है 10वीं तक का, या उसके 16-17 साल की उम्र गांव में बीती है।
साथ ही स्कूलिंग के बाद उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह आपने कहाँ से किया, आगे की पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? मैं फिर हिंदू कॉलेज से मैंने प्रेप किया। उस टाइम ये +2 वगैरह नहीं होते थे, तो हायर सेकेंडरी होती थी या प्रेप होती थी, तो मैंने हिंदू कॉलेज सोनीपत से किया। उसके बाद मैं पहले, आजकल उनको NIT कुरुक्षेत्र कहते हैं, पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम होता था, तो मैंने वहाँ से B.Tech किया सिविल में। फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से M.Tech किया। उसके बाद मैं NIT कुरुक्षेत्र में 4 साल प्रोफेसर रहा। उसके बाद मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। डिपार्टमेंट में रहते हुए मैंने MBA किया इग्नोयू से ह्यूमन रिसोर्सेज में, क्योंकि मेरा पढ़ाई का बहुत शौक रहा है बचपन से ही। और अभी 2018 में मैंने PhD किया IIT दिल्ली से, यमुना और हरियाणा के कैनाल सिस्टम के ऊपर। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि प्रोफेसर भी आप रहे हैं, तो जब प्रोफेसर के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, तो उस दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, जो मेरा आज का जो जॉब प्रोफाइल है और जो टीचिंग का है वो बिल्कुल डिफरेंट है। टीचिंग में तो आपको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है, और जब आप फील्ड में होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना होता है। तो मेरे को ये एडवांटेज रहा कि मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज भी थी और प्रैक्टिकल भी थी, इसलिए मैं अपने आप को एक बहुत सक्सेसफुल मानता हूं कि मैं दोनों चीज़ों को का ब्लेंड करके सक्सेसफुली चीज़ों को कर पाया। बिल्कुल, यहाँ तक जिस तरह से आप पहुंचे हैं, एक बड़ा सफ़र, बड़ा लंबा सफ़र रहा, जिसमें प्रोफेसर के तौर पर भी अपनी भूमिका आपने निभाई है। आज जिस तरह से लगातार समाज की सेवा भी आप कर रहे हैं। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर से अगर गुरुग्राम की बात करें तो काफ़ी बड़ा है गुरुग्राम, और चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं गुरुग्राम में। तो किसे मानते हैं, प्रेरणा किसे मानते हैं? आपने किया समाज सेवा का जिक्र किया, तो मैं अपनी प्रेरणा, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं ऐसी वीर भूमि से मैं पैदा हुआ, जो मेरा सौभाग्य रहा कि जहाँ सिस्टम के अगर कोई आताताई कोई गलत काम कर रहा है और या जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, उसके प्रति एक लड़ाई लड़ने का जज्बा बचपन से रहा। दूसरा, मेरी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वो हमेशा कहती थी, बेटा कभी बड़ा बने तो अपने गाँव देहात के लिए जरूर काम करना। ऐसे ही मेरे पिताजी का था। तो उन चीज़ों को बचपन से सीखते सीखते हमें ऐसा लगा, जब मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया तो मुझे ऐसा लगा कि अब हमें कुछ समाज के लिए वापस देना चाहिए। तो मैंने गांव देहातों में प्लांटेशन का काम शुरू किया, क्योंकि मैं सिंचाई विभाग वाटर से कनेक्टेड ऑफिसर भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि पौधा जो है हमारे जल चक्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसलिए मैंने पौधारोपण शुरू कराया। और अब तक पिछले 5-6 सालों में 130 गाँव के करीब को मैं एग्जैक्टली फिगर बता देता हूँ आपको, 5 लाख के करीब फल वाले पौधे हमने लगाए। क्योंकि जो पलवल मेवात का जो एरिया है ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूसरे हरियाणा के पार्टों से थोड़ा पीछे है। तो इसलिए हमने प्लांटेशन को, फ्रूट प्लांटेशन को इसलिए भी यूज़ किया कि थोड़ा सा आमदनी किसान की बढ़ पाए, ये भी एक मुद्दा रहा उसमें। तो गिव बैक टू सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को लेके ये सोशल सेवा भी अदर देन माई ऑफिशियल जॉब में कर रहा हूँ। इसके साथ ही और क्या कुछ समाज सेवा आप करते हैं, अब तक आपने किए हैं? देखिए, मैं एक गांव से अनपढ़ माँ बाप का बच्चा एक अफसर बन गया, तो मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो किसी भी समाज के, किसी भी तबके के लिए ऊपर उठने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो सरकारी स्कूल हैं पलवल ज़िले में, क्योंकि मैं उस ज़िले से बिलोंग करता हूँ, लगभग 20 सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगवाए हमने। क्यों लगवाए? क्योंकि सोलर पैनल से वहाँ लाइट नहीं जाएगी तो बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं होगा। और बच्चे वहाँ, मैंने ये देखा, जब मैं बाद में कभी शनिवार इतवार को जाके देखता हूँ, तो वो बच्चे छुट्टी के बाद भी स्कूल में ही रह के अपना होमवर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ सोलर की वजह से लाइट नहीं जाती। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आना शुरू हुआ। हमने वहाँ टॉयलेट बनवाए सरकारी स्कूलों में, लड़कियों के लिए, जैसे स्कूल में नहीं थे वहाँ लड़कियों के लिए बनवाए, स्टाफ के लिए बनवाए। जो खराब हुए पड़े थे टॉयलेट उनको ठीक करवाया। सोलर लाइट के अलावा जो आपके कुछ, एक तो सरकारी स्कूल है मेवात में, हथीन में पड़ता है, उसमें हीरो मोटर कॉप से हमने 80 लाख रुपए लगवाए। फर्नीचर तक उन्होंने चेंज किया पूरा। इतना, मतलब मैं कहता हूँ कि वो एक हथीन का, मेवों के गाँव का एक मॉडल स्कूल बन गया था। तो इसलिए शिक्षा पे भी हमने काम करने की कोशिश की। बिल्कुल, जिस तरह से कहते हैं कि हर इंसान के मन में एक ख्वाब होता है कि मैं अभी और कुछ करना चाहता हूँ, या कोई सपना देखता है कि ये अभी बाकी है, ये मुझे कुछ करना है। तो क्या अभी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कोई है कि आपको आगे करना है? जहाँ तक सरकारी तौर पर मैं बात करूँ तो मैं अगले साल ही रिटायर हो रहा हूँ। तो और मैं अभी वैसे गुड़गांव की वाटर सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए और प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम।
जिसमें अगले 20 सालों 25 सालों तक पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। वो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन क्योंकि मैं रिटायर जल्दी हो जाऊंगा तो प्रैक्टिकली वो शायद नहीं हो पाए, थ्योरेटिकली उसका प्रोजेक्ट बन जाएगा। लेकिन उस रिटायरमेंट के बाद जो मेरा अपना सपना है वो ये है कि मैं समाज के लिए कैसे बेहतर कर पाऊँ। जो मैं कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, उससे अलावा और क्या कर पाऊँ वो मैं अभी मेरा अभी चिंतन और मंथन चल रहा है। और मे बी कि फरवरी के बाद अगले साल मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करूं जो समाज को बहुत बड़े लेवल पे फायदा उठाए। ठीक है, जिस तरह से अगर परिवार की बात करें तो परिवार को किस तरह से समय दे पाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में परिवार को समय कैसे दे पाते हैं? मेरे को जो एडवांटेज रहा कि कैनाल कॉलोनी गुड़गांव में घर भी नजदीक है, 1 मिनट का रास्ता है और ऑफिस भी पास है, तो इसलिए वो कोई मुद्दा ज्यादा रहा नहीं और परिवार को पूरा क्वालिटी टाइम दिया। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं, एक मेरी धर्मपत्नी है और मेरा जो बेटा है एक वो हांगकांग के अंदर आईटी इंडस्ट्री में है और दूसरा बेटा कॉरपोरेट में लॉयर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, वो दिल्ली में है। तो एक बहुत परिवार ठीक ठाक है, भगवान की पूरी कृपा रही है कि हम एक अच्छा परिवार मेरा है। बिल्कुल, चूंकि कह रहे हैं कि अगले साल तो आप रिटायर हो रहे हैं फरवरी के बाद, तो उसके बाद क्या सोचा है, क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मेरा चिंतन और मंथन चल रहा है कि मैं समाज के लिए क्या बेहतर कर पाऊँ। वो मैं अभी रात को बैठता हूँ, शनिवार को बैठता हूँ, तो अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, खासकर साउथ हरियाणा के लिए। तो अगर वो पूरे हो पाएंगे तो इस एरिया को मेरे ख्याल में 50-60 साल तक पानी की कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से आप समाज सेवा करते हैं, लोगों के लिए आप लगातार अपना काम भी कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि शिक्षा की ओर भी आपका काम चल रहा है और लगातार आपने किया भी है। यहाँ एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा आपसे। आप जब समाज में लोगों से मिलते हैं, जब उनके पास पहुंचते हैं, तो कहाँ कमी लगती है कि कहाँ और ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है? मेरा ऐसा मानना है कि मैं जैसे अभी इजराइल गया, वहां जो कुछ भी वो लोग काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट सब काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा है डेडिकेशन का और अपनी क्वालिटी के साथ उस काम को करने का। वो अभी हमारे यहाँ काफी जरूरत है उसको करने की। तो जैसे ही वो पूरा होगा तो मेरे ख्याल में हम भी पानी के मामले में बाकी कंट्री से बेटर ही हो पाएंगे। तो आपका अफसर में लगातार हमारे साथ यहाँ पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डॉक्टर शिव बने हुए हैं। डॉक्टर शिव, जिस तरह से लगातार यहाँ पर कई सवालों के आपने जवाब दिए, मेरा एक और सवाल है आपसे, जिस तरह से आपकी भूमिका रही है लगातार 24 सालों से टीचिंग के तौर पर भी आपने अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद अब समाज की सेवा करने में भी, चूंकि आपने विदेशों का भी दौरा किया है, आप ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, तो जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहां पर आपका? मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ कि जब मैं आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहा था, तो जो आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का एक एग्रीमेंट था जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स को भेजते थे वहाँ। तो ये एक मुद्दा उनका ये आया कि हमें ऐसा पीएचडी का स्कॉलर चाहिए जो जिसको थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। तो उसमें मैं सबसे सुटेबल कैंडिडेट था अपने गाइड के अंदर। तो मेरे गाइड थे जो आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, सिविल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ए.के. गुसाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप इस तरह से बेस्ट सूटेड हो और आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। वो 6 महीने के लिए भेज रहे थे, लेकिन क्योंकि सरकार में 6-6 महीने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर इंजीनियर्स के लिए, तो मुझे 21 दिन के लिए वहाँ उन्होंने बुलाया था। और जो मैं पीएचडी कर रहा था यमुना के ऊपर और गुड़गांव अपने हरियाणा कैनाल सिस्टम के ऊपर, तो उनका जो एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडल था, मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है उनका, उस पर मैंने काम किया था और मेरे सारे रिजल्ट्स उसी के बेसिस पर मेरी थीसिस कंप्लीट हुई थी। और सेकंड टाइम उन्होंने, ये 2016 की बात है, 2018 में जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई तो उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने वहाँ पर अपना जो पीएचडी का जो मेरा रिसर्च पेपर था वो पब्लिश किया। और इतना अप्रिशिएट किया उन्होंने कि जो आपका क्वांटम ऑफ डाटा आपने यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा, 20-22 साल का मैंने डाटा यूज़ किया था, तो उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद मैं अभी 2022 में, अभी मई के महीने में ही जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 20 ऑफिसर्स का एक डेलीगेशन, वाटर डेलीगेशन गया था इजराइल में। वहाँ एक मशाव, उनका एक जो इजराइल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो इस तरह के भारत सरकार के साथ, क्योंकि उनका एक एग्रीमेंट है, तो वो वाटर के ऊपर लोगों को ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और एक्सपोजर टू दी वर्क्स बीइंग डन इन द इजराइल, उनके ऊपर उनका एक टॉपिक था। उसमें हम
लगभग 20 दिन पूरा डेलीगेट वहाँ रहे और वहाँ एक बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला हमें। जिस तरह से आप इजराइल पहुंचे और चूंकि आप गुरुग्राम में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वाटर डिपार्टमेंट को इजराइल के मुकाबले में यहाँ कहाँ पर पाते हैं आप? हम कई चीज़ों में ऑलमोस्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ें, लेकिन हमारे सिस्टम में कह लीजिए या हमारे इंडिविजुअल में कह लीजिए, जो एक डेडिकेशन नेशन के प्रति होनी चाहिए वो उतनी नहीं है जितनी इजराइल के लोगों में है। और इसी वजह से शायद हम उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना वो दे पा रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा कंट्री हरियाणा से भी आधा है और आज टेक्नोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी के मामले में, वेस्ट वाटर को यूज करने के मामले में, डिसैलिनाइजेशन करने के मामले में वर्ल्ड में लोग उसका नकल कर रहे हैं। तो ये डेडिकेशन की हमारे यहाँ शायद कमी है। तो मैं तो जब भी अपने ऑफिसर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ कभी डिस्कशन होता है तो यही एक चैलेंज रहता है कि हम किस तरह से अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव वे से और डेडिकेशन वे से करें, तो शायद हम इजराइल और उन सबसे आगे हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो पूरा हरियाणा एक तरफ और गुरुग्राम एक तरफ कहेंगे कि बड़ा है और चुनौतियां बहुत ज्यादा है, समय भी लगता है चीजों में, इस बात को मानेंगे? बिल्कुल जायज बात है। जैसे हम गुड़गांव की जो अगर पानी से संबंधित है तो फ्लड का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और आजकल ये सीजन भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जीएमडी और एमसीजी सारे इसका प्रबंधन करते हैं। गाँव में तो सिंचाई विभाग करता है, लेकिन शहरों में जैसे कॉरपोरेशंस हैं या म्युनिसिपल कमेटीज हैं या पब्लिक हेल्थ है, वो करते हैं। तो यहाँ पर जीएमडी और एमसीजी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है हमारा फ्लड जो वाटर आता है, क्योंकि सारा एरिया पक्का हो चुका है, तो जो पानी गिरता है वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एकदम से आता है। पहले क्या होता था, कच्चा था तो कुछ पानी नीचे चला जाता था और वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती थी उसकी चलने की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उसकी वजह से एकदम से पानी इधर से होते हुए और हमारा सारा नजफगढ़ की तरफ जाता है। जो ये गांव है हमारे बुढ़ेड़ा, चंदू, दौलताबाद, इन सब में पानी भर जाता है। अब सरकार इन कामों के प्रति बहुत गंभीर हो रही है। अभी नजफगढ़ झील को लेके केस जो एक उसको वेटलैंड डिक्लेयर करने का केस भारत सरकार के पास गया हुआ है, उसमें कमेटी बनी हुई है, 3-4 बार वो विजिट कर चुकी है। तो देखो उसमें क्या सॉल्यूशन हो पाएगा। तो हमें लगता है कि अगर वो सॉल्यूशन हो पाया तो काफ़ी हद तक हमें अपने जो फ्लड की जो सिचुएशन यहाँ गुड़गांव में होती है वो शायद काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। नजफगढ़ की जिस तरह से आपने बात की है, तो चुनौतियां लगातार आपके साथ बढ़ी हैं। चुनौतियों के साथ साथ आपने चुनौतियों का लगातार सामना भी किया है। बड़ा एक छोटा सा सवाल है, जब आप स्कूलिंग करके, कॉलेज करके, चूंकि आपने बीटेक किया, एमटेक किया, उसके बाद आपने टीचिंग भी की, उसके बाद टीचिंग के बाद इस डिपार्टमेंट में जब आप आए, तो किस तरह का उस जो बीच का जो सफर था वो कैसा रहा? वो जो ट्रांजिशन फेज होता है वो बड़ा एडजस्टमेंट करने में इश्यू आते हैं। हाँ। क्योंकि टीचिंग में क्या होता था, आपको 4 क्लास लेनी है, बिल्कुल, देन यू आर फ्री। बिल्कुल। लेकिन जो फील्ड की नौकरी है उसमें आप सैटरडे को भी बिजी हो सकते हो, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि टीचिंग में तो एक समय होता है कि एक टाइम बॉन्डिंग है कि आपको इस समय से इस समय तक, लेकिन इस जॉब की कोई टाइम बॉन्डिंग मुझे लगता है कि है नहीं। हाँ। क्योंकि फील्ड में इश्यूज ऐसे होते हैं जो शनिवार को भी आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। हाँ। वो मॉर्निंग में भी करने पड़ सकते हैं, इवनिंग में भी करने पड़ सकते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा फर्क है। और लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ साथ चीजें एडजस्ट करनी बड़ी आसान हो जाती हैं, तो वो हो जाती है। तो डॉक्टर शिव, जिस तरह से कहते हैं कि अपने लिए समय निकालना, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है कि जब खाली समय होता है तो आप अपने लिए, मतलब आपको क्या लगता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, कोई ऐसा काम जिसे करने में बहुत खुशी मिलती हो? जैसे मैंने बताया, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मेरे को क्योंकि खुशी मिलती है इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी अफसर तो नहीं कर रहे हूँ। बिल्कुल। लेकिन जो आपने कहा अपने लिए समय निकालना, तो वो मैं बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन टाइप की मेरी लाइफ रही है। मैं जैसे गांव में भी था तो कम से कम 4 किलोमीटर दूर पर एक मंदिर था, वहाँ हम कुएं पर नहाने जाते थे, फिर वापस आते थे। जब 7 बजे के स्कूल होते थे सर्दियों में भी, फिर स्कूल जाते थे, स्कूल भी कम से कम 3 किलोमीटर दूर था, और फिर आधा घंटे का ब्रेक होता था, उसमें भी खाना खा के वापस जाना होता था। तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ रही है और वही लाइफ मैं अभी भी जी रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठकर अनुलोम विलोम ये सब एक्सरसाइज वो पूरा टाइम देता हूँ। और खाने पीने में मेरा जो बाहर का खाना है वो तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जिसमें मेरी वाइफ के बहुत बड़ा हाथ है कि वो हम बाहर भी जाते हैं तो वो फिर भी घर पे आके खाना बनाती है, कहते घर का खाना है। तो जिस तरह से घर पर रहते हैं तो घर में किसी काम में हाथ बटाते हैं अपनी पत्नी के साथ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना बटाना चाहिए उतना नहीं बटाता, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। चूंकि आपका लंबा सफर रहा, अनुभव भी बहुत ज्यादा है, आपको दुनिया भी आपने बहुत ज्यादा देखी है, क्या कुछ संदेश युवाओं के लिए है आपका?
मैं तो युवाओं को भी, बच्चों को भी, औरतों को भी, मर्दों को भी, सबको एक ही कहता हूँ, भाई जो काम कर रहे हो उसको पैशनेटली करो और ये ध्यान रखो कि देश के लोगों को, कॉमन आदमी को इससे क्या फायदा होगा। अगर उसको फायदा हो रहा है तो वो काम करो, और जिससे खुद को फायदा हो रहा है उसको अवॉइड करो। बस जब तक हमारे मन में ये भावना नहीं रहेगी कि भाई जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तब तक हम वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। तो यह आपका अफसर में हमारे साथ यहाँ पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डॉक्टर शिव सिंह रावत जी थे। इनसे हमने मुलाकात की और जाना कि किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हैं, जो कि लगातार आपका अफसर में हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं जो समाज और सरकार दोनों को एक साथ लेकर काम करते हैं, दोनों को एक साथ ले जाने का काम करते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और होनहार अधिकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।